नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। आज हम क्लास 12th की विश्व वाली बुक का लेसन सेकंड करेंगे जो संबंधित है विश्व जनसंख्या से और जिसका पूरा नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। और इस चैप्टर के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर जो जनसंख्या है उसका वितरण अर्थात फैलाव, घनत्व और वृद्धि का क्या वास्तविक स्थिति है, उस स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे। और इसके माध्यम से हम विश्व के अंदर जनसंख्या की सभी जो समस्याएं हैं उनको और उनकी वृद्धि की क्या गति रही है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम विश्व जनसंख्या वृद्धि घनत्व और वितरण को, और इससे पहले हमने क्लास 12th की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पूरा कर लिया था। और जिस किसी भी छात्र ने वो नहीं देखा, वो ऊपर आ रहे आइकन बटन का यूज करके पहले वाली वीडियो देख सकता है और जान सकता है पहले वाले चैप्टर के अंदर और भी अधिक। तो शुरुआत करते हैं जनसंख्या वितरण से। तो जनसंख्या वितरण का जो अर्थ है वो होता है जनसंख्या का फैलाव, अर्थात किसी क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या है वो किस आधार पर फैली हुई है, यानी कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है और कहीं पर बहुत ज्यादा और तो कहीं पर बहुत कम है। इसके पीछे जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कारण होते हैं, उन महत्वपूर्ण कारणों को भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहां समझते हैं जनसंख्या फैलाव को। तो जनसंख्या फैलाव ही जनसंख्या वितरण कहलाता है। और जैसे मैंने बताया, जनसंख्या का जो वितरण है, वितरण का अर्थ विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में यानी दुनिया के कहीं पर भी जनसंख्या का जो फैलाव है, जनसंख्या का जो बंटवारा है, यही भिन्न होता है। जैसे कि विश्व के अंदर जो 90% जनसंख्या है वो 10% भूभाग पर रहती है। मैं यहां पर बता दूं कि पूरी दुनिया के अंदर जो जनसंख्या का फैलाव है वो बच्चों एक जैसा नहीं है। सभी जगह जनसंख्या का जो फैलाव है वो अलग अलग है। जैसे मैं यहां पर बता दूं कि मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये वाला हिस्सा, ये इस 10% भाग पर, ये भाग है 10%, 90% आबादी रहती है पूरी दुनिया की। और बाकी के 90% भाग पर पूरी दुनिया की 10% आबादी रहती है। यानी मात्र 90% जो 90% जो जनसंख्या है वो मात्र 10% क्षेत्रफल पर रहती है। और ये भी अलग अलग है और ये सभी जगह अलग है। किसी जो महाद्वीप है उसके अंदर तो बहुत सारी जनसंख्या है और किसी महाद्वीप के अंदर बहुत ही कम है। जैसे मैं बात करूं, सबसे कम जनसंख्या वाला जो महाद्वीप हो जाएगा या कहीं नगण्य जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो हमारा अटलांटिक महाद्वीप है। आगे हम बात करें तो विश्व की जो आबादी है वो 7 अरब आबादी है और लगभग 60% जनसंख्या यानी 7 अरब आबादी में से 60% लगभग 420 करोड़ जो आबादी है वो मात्र दुनिया के 10 बड़े देशों में या कहीं 10 देशों में निवास करती है। यानी पूरी दुनिया की 60% आबादी दुनिया के 10 बड़े या फिर कहीं 10 महत्वपूर्ण देशों में निवास करती है। और इन 10 देशों में से भी 6 देश, यानी इन 10 में से 6 देश जो हैं वो एशिया महाद्वीप के हैं। यानी एशिया महाद्वीप के अंदर दुनिया के 6 सबसे अधिक आबादी वाले देश निवास करते हैं। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि एशिया जो है सबसे अधिक आबादी वाले जो है महाद्वीपों में से एक है। तो ये देश कौन कौन से हम बात कर लेते 10। चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, नाइजीरिया। ये 10 देश ऐसे हैं जिनके पास पूरी दुनिया की 60% आबादी है, या फिर कहें वितरण इनके पास पूरी दुनिया की आबादी का 60% है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब इसको समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व का सीधा सीधा अर्थ है कि 1 किलोमीटर दायरे के अंदर प्रत्येक 1 इकाई वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी हर 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर जितने लोग पाए जाएंगे उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और इसका जो सूत्र है वो है जनसंख्या घनत्व इज इक्वल टू जनसंख्या बटे में क्षेत्रफल। इसको कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल। इसका सूत्र है जनसंख्या घनत्व का। इसके बाद अगर अगला टॉपिक है वो है विश्व जनसंख्या किसे कहते हैं, या फिर कहें
विश्व जनसंख्या का जो है घनत्व क्या है। यहाँ पर जनसंख्या का सबको पता ही है, जनसंख्या क्या होती है। किसी भी जन मतलब लोग और संख्या मतलब संख्या, यानी लोगों की संख्या। और पूरे विश्व की जनसंख्या का जो घनत्व हो जाएगा वो है 137। ये याद रखने वाला फैक्ट वाला क्वेश्चन है कि 137 है पूरे विश्व की जनसंख्या का घनत्व। आगे हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अधिकतर पेपरों के अंदर आता है वो है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। यानी किसी क्षेत्र के अंदर ज्यादा जनसंख्या है और किसी क्षेत्र के अंदर कम जनसंख्या है, सीधे कहें वितरण यानी फैलाव को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर अगर हम कारकों की बात करें मुख्य तौर पर 3 कारक आते हैं। तो जो पहला कारक है उसको हम बोलते हैं भौतिक कारक। क्या बोलते हैं? भौतिक कारक। और भौतिक कारक के अंदर मुख्य तौर पर हम पढ़ते हैं, सबसे पहले वो पढ़ते हैं जल की उपलब्धता, यानी जल उपलब्धता। जैसे हम बात करें, चाहे हमारे इतिहास में जितनी भी सभ्यता रही हो, सारी की सारी सभ्यताओं के विकास के अंदर जो चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो, सुमेरियन सभ्यता हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो, मेसोपोटामिया सभ्यता हो, तो वो सारी की सारी जो सभ्यताएं थी वो किसी ना किसी नदी के इर्द गिर्द ही बसी थी। और यही कारण है कि पूरी दुनिया के अंदर जनसंख्या को प्रभावित करने में भौतिक कारकों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कारक जल की उपलब्धता है। और जल ही है जिसके कारण किसी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। और यही कारण है कि भारत के अंदर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये 3 नदियां ऐसी नदियां हैं जिनके पास पूरे भारत के अंदर जिनके मैदानी क्षेत्रों में पूरे भारत की सबसे अधिक आबादी रहती है। यानी इन नदियों के द्वारा जो बनाया गया मैदानी क्षेत्र है उसके अंदर। तो यानी जनसंख्या को प्रभावित करने में पहला कारण क्या है? जल की उपलब्धता। भूमि की आकृति या फिर कहें भू आकृति, यानी अगर भूमि समतल है तो वहां पर आसानी से लोग रह सकते हैं, खेती कर सकते हैं। तो इसीलिए समतल भूमि पर ज्यादा लोग रहते हैं बल्कि पहाड़ी इलाकों के अलावा। आपने देखा भी होगा पहाड़ी क्षेत्रों में लोग कम रहते हैं, वहीं मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा रहते हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्र के अंदर खेती या बाड़ी आसानी से की जा सकती है, मकान आसानी से बनाए जा सकते हैं। इसीलिए लोग भू आकृति यानी समतल भूमि पर ज्यादा रहना पसंद करते हैं, इसीलिए यहाँ ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। अगला है जलवायु। ये भी भौतिक कारकों के अंदर है। जलवायु किसी क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण कारण है। यही कारण है कि जो ध्रुव हैं, ध्रुवों पर जनसंख्या ना के बराबर पाई जाती है। जनसंख्या क्या, जीव ही नहीं पाए जाते हैं। जीवों को पनपने के लिए, जीवों को विकास करने के लिए उनके अनुकूल जनसंख्या जो जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। और जलवायु बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में। तो अधिकतर इंसान वहीं रहना पसंद करता है जहां पर उसके अनुकूल रहने के योग्य जलवायु हो। तो जलवायु भी एक महत्वपूर्ण कारण है। मृदा अगर उपजाऊ है तो वहां पर खेती आसानी से की जा सकती है। अगर मृदा उपजाऊ नहीं है तो खेती नहीं होगी, तो जनसंख्या वहां पर आसानी से निवास नहीं कर पाएगी, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य ने खेती करना ही शुरुआत की और खेती के कारण ही मनुष्य के जीवन के अंदर स्थायीपन आया, नहीं तो वह घुमक्कड़ जिंदगी जिया करता था। तो मृदा भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अगर हम बात करें जनसंख्या को प्रभावित करने में दूसरे कारण की, तो दूसरा कारण है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक के अंदर सबसे पहला कारण है खनिज। जिन क्षेत्रों के अंदर खनिज की अधिकता होती है, खनिज आसानी से उपलब्ध हो जाता है, उन क्षेत्रों के अंदर जो है उन क्षेत्रों के आसपास आसानी से उद्योग स्थापित हो जाते हैं। और उद्योग स्थापित होते ही लोगों को रोजगार मिलने लगता है। आसानी से रोजगार प्राप्त होने के कारण उन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ने लगता है और जनसंख्या वृद्धि हो जाती है उन क्षेत्रों के अंदर। ऐसे ही एक और आर्थिक कारकों के अंदर आता है नगरीकरण। नगरीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। नगरीकरण एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसे ही उससे जुड़ी हुई जो सुविधाएं वो आसानी से मिलती हैं। और इन्हीं सुविधाओं के कारण लोग जो है गांव को छोड़कर नगरीकरण की ओर प्रवास करने लगते हैं और वहां रहना पसंद करते हैं। इसी कारण से नगरों क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ जाती है और जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। जनसंख्या का जो वितरण है वो प्रभावित हो जाता है। आगे हम बात करें तो जनसंख्या आर्थिक कारकों में एक और कारक है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का अर्थ है मशीनों के द्वारा उत्पादन करना। मशीनों से रोजगार पैदा हो जाते हैं और रोजगार की उपलब्धता के कारण बड़ी संख्या में लोग आकर्षित होते हैं किसी क्षेत्र की तरफ। यही कारण है कि लोग यूपी और बिहार से कार्य करने हेतु महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब जैसे क्षेत्रों में जाते हैं, क्योंकि वहां पर औद्योगिकरण ज्यादा है। तो वहां से
वहां पर जनसंख्या वितरण ज्यादा हो जाता है। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण कारण जनसंख्या को प्रभावित करने में वो है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के अंदर जो है, जैसे मुस्लिम लोगों का जो सांस्कृतिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, जैसे मक्का मदीना, ऐसे ईसाइयों का जेरूसलम वगैरह, और जैसे हिंदुओं का हरिद्वार हो गया, ऐसे बहुत सारे पवित्र स्थान होते हैं जहां पर लोगों की सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताएं होती हैं। लोग अक्सर साल में एक बार दो बार या ऐसे ही कुछ समय बाद वहां घूमने जाना पसंद करते हैं। इस कारण से वहां का जनसंख्या वितरण घनत्व ज्यादा हो जाता है, जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाती है, जनसंख्या घनत्व भी बढ़ जाता है, और जनसंख्या को प्रभावित करने में ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए ये अभी जो इलाहाबाद के अंदर प्रयाग में जो कुंभ का मेला लगा, कुंभ के मेले के अंदर पूरी दुनिया भर से लगभग 22 करोड़ लोग घूमने आए थे। 22 करोड़, तो 22 करोड़ बहुत बड़ी आबादी होती है किसी भी देश के लिए। तो 22 करोड़ लोग केवल घूमने आए थे, वो भी सामाजिक सांस्कृतिक महत्व का ये कारण था जिसके कारण जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या प्रभावित हुई। तो एक ये कारण है। इसके अंदर एक और चीज ऐड करनी तो वो भी हो जाती है, इसमें राजनीतिक जो है शांति या सामाजिक शांति भी इसमें ऐड हो जाएगी। इसके अंदर वो क्या होगा, जिधर राजनीतिक शांति होती है वहां पर लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं, वो क्योंकि वहां पर खून खराबा ज्यादा नहीं होता, राजनीतिक हत्याएं, सांप्रदायिक हत्याएं नहीं होती। तो ये भी एक जनसंख्या को प्रभावित करने में कारक है। तो ये थे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, यानी भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक कारक। इसके बाद अगला फिर है जनसंख्या भूगोल की आधारभूत संकल्पनाएं। जनसंख्या भूगोल की आधारभूत संकल्पनाएं। तो पहली संकल्पना जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो दो समय अंतरालों में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। कोई भी दो समय अंतराल ले लेते हैं, उसके अंदर जो भी परिवर्तन आएगा उसके कारण जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। और जनसंख्या वृद्धि को हम जनगणना के आधार पर नापते हैं। जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के अंदर होती है और वो व्यवस्थित और वास्तविक आंकड़े होते हैं जिनके ऊपर कोई भी देश विश्वास करता है। तो हम जनसंख्या वृद्धि को कहते हैं दो समय अंतरालों में होने वाली वृद्धि। इसका सूत्र है P2 माइनस P1 अपॉन में P2 इंटू 100। ये जनसंख्या वृद्धि दर का फॉर्मूला है ये, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर का फॉर्मूला है ये इस वाले का। बाकी जनसंख्या वृद्धि ये है। इसके बाद हम बात करें तो जनसंख्या वृद्धि जो होती है, मैं उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए 2001 में हमारी जो आबादी थी, मैंने पहले बताया था कि 2001 में जो आबादी थी वो 102 करोड़ थी हमारे देश की, और 2011 में जो आबादी हो गई वो 121 करोड़। तो इस तरीके से देखें तो हमारी जो आबादी बढ़ी कितनी, यानी कितनी वृद्धि हो गई, वो 19 करोड़। ये प्रतिशत नहीं लगाना है क्योंकि प्रतिशत लगाओगे तो अलग हो जाएगा। तो ये 19 करोड़ क्या है, ये जनसंख्या वृद्धि है। फिर जनसंख्या वृद्धि दर, यदि जनसंख्या वृद्धि जो हुई है ये 19, यदि मैं इसे इस सूत्र के माध्यम से प्रतिशत में डिनोट कर दूं, प्रतिशत में निकाल दूं कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई पिछले वर्ष की तुलना, पिछले दशक की तुलना में, तो वो कहलाएगी जनसंख्या वृद्धि के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर। तो जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, जब जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को प्रतिशत में या फिर जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में डिनोट कर देते हैं तो जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जो है जन्म और मृत्यु के कारण पैदा होती है, यानी जन्म और मृत्यु के कारण जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है, वही जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। सूत्र इसका है जन्म माइनस मृत्यु। इसके बाद जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि में जन्म और मृत्यु तो होती है, साथ में प्रवास भी शामिल हो जाता है, यानी जनसंख्या माइनस मृत्यु प्लस में प्रवास माइनस में उत्प्रवास। यानी अब जनसंख्या में जन्म मरण के बाद इसमें प्रवास को भी शामिल कर लिया जाता है, जिसके कारण जो जनसंख्या में परिवर्तन आता है वो वास्तविक वृद्धि कहलाता है। इसके बाद जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। धनात्मक वृद्धि का अर्थ है जनसंख्या के अंदर जब जन्म लोगों के ज्यादा ले ले, जनसंख्या में जन्म या फिर कहें पैदा बच्चे ज्यादा हो जाएं और मरने वाले लोगों की संख्या कम हो तो धनात्मक वृद्धि, यानी लोग मरे कम पैदा ज्यादा हो जाए तो धनात्मक वृद्धि। इसके उलट ऋणात्मक वृद्धि, यानी जनसंख्या के अंदर जब लोग मर ज्यादा जाएं उसकी तुलना में कम बच्चे पैदा हो तो इसको कहते हैं हम जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। ये इसके बाद महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है जनसंख्या के परिवर्तन के घटक, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जनसंख्या में जो भी परिवर्तन आता है, यानी जनसंख्या चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो,
यानी जनसंख्या वृद्धि या धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, बढ़े या घटे, उसके पीछे का कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि के घटक यानी परिवर्तन के जो कारण है बेटा, वो 3 कारण महत्वपूर्ण होते हैं। पहला कारण है जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये प्रवास जो होता है ये किसी स्थान को छोड़ करके जाना, अपरमानेंट, जो मतलब इसे कहते हैं कि ये स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी, और अंतरराष्ट्रीय भी और राष्ट्रीय भी, यानी किसी स्थान को छोड़कर नए स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। तो इन 3 कारणों से किसी भी जनसंख्या के अंदर परिवर्तन आता है, यही घटक है जनसंख्या के परिवर्तन के। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला, अशोधित जन्म दर क्या है? अशोधित, तो अशोधित जन्म दर को हम क्या कहते हैं कि प्रत्येक 1000 स्त्रियों पर जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या, यानी 1000 स्त्रियों पर जितने बच्चे उन्होंने जन्म दिए उनमें जीवित बच्चे जितने बचे हुए उनकी संख्या को हम अशोधित जन्म दर कहते हैं। और इसका जो सूत्र है वो जीवित जन्म बच्चे बट्टे में किसी भी क्षेत्र के एक वर्ष की जनसंख्या गुणा में 1000, ये है अशोधित जन्म दर। इसके बाद ऐसी अशोधित मृत्यु दर भी है। अशोधित मृत्यु दर क्या है? अशोधित मृत्यु दर क्या है? अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में, किसी भी एक क्षेत्र में एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे, यानी 1000 लोगों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या, एक साल में 1000 लोगों के ऊपर मरने वाले लोगों की जो संख्या है उसको कहते हैं अशोधित मृत्यु दर। तो इस तरीके से ये अशोधित मृत्यु दर हो गई। तो 2 चीजें हमने पढ़ी यहां पर अभी, अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर। यहां पर जीवित बच्चों की संख्या है प्रत्येक 1000 महिलाओं के ऊपर जन्म में, और यहां पर 1000 लोगों के ऊपर मरने वाले लोगों की संख्या 1000, तो ये अशोधित मृत्यु दर हो जाएगी। आगे हम बात करें प्रवास क्या है, तो प्रवास के बारे में मैंने पहले बताया था, किसी स्थान को छोड़कर जाना प्रवास कहलाता है। ये निम्नलिखित कारणों से हो सकता है, चाहे वो काम की तलाश में हो, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, या फिर ये मौसमी भी हो सकता है। तो यानी किसी स्थान को छोड़ करके जाना अस्थायी तौर पर वो प्रवास कहलाता है। ठीक है, और ये मौसमी भी हो सकता है, अच्छी शिक्षा के लिए, काम के लिए, स्वास्थ्य के लिए प्रवास कर सकते हैं। इसके बाद प्रवास के अंदर 2 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान। मैं इसको समझाता हूं। मान लीजिए ये ए एक स्थान है, ये बी स्थान है, और ए जो है एक विलेज है और ये एक शहर है। तो यहां पर क्या है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, ए में लोगों के पास शिक्षा नहीं है, लोगों के पास स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, और शहरों के अंदर अच्छी है। तो यहां से एक व्यक्ति जाता है बी की तरफ, शहर की तरफ, यानी जिस स्थान से व्यक्ति किसी स्थान को छोड़ करके जाता है वो तो है उद्गम स्थान, और जहां जाता है वो कहलाता है गंतव्य स्थान। यानी लोग जिस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं वो उद्गम स्थान, और लोग जिस स्थान पर आगमन करते हैं यानी जहां जाते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। इसके बाद हम बात करें तो प्रवास और उत्प्रवास। प्रवास और उत्प्रवास भी कुछ इसी तरीके का है, इसको भी समझिए कि एक स्थान को छोड़कर जाना और दूसरे स्थान से जाना। मैं अभी बताता हूं, यही सेम वैसा ही है। इसमें याद रखना, यहां से हम जाते हैं किसी स्थान पर, ये हो गया अप्रवास और ये उत्प्रवास। ठीक है, सेम वैसे ही है। आगे हम बात करें तो अगला टॉपिक जो है वो है बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन इसका ये बनेगा कि बताइए प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। अभी तक हमने जनसंख्या को प्रभावित करने वाले, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारी प्राप्त की। अब बात करते हैं प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक 2 हैं, एक है प्रतिकर्ष कारक और एक है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक वह कारक है जिसके कारण कोई व्यक्ति किसी स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर होता है, कि ऐसे कारण जिन कारणों के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति किसी स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर होता है वह कहलाते हैं प्रतिकर्ष कारक। वो होते हैं बेरोजगारी, रहन सहन, निम्न दशाएं रहने की, जिसके कारण कोई व्यक्ति मजबूर हो जाए किसी क्षेत्र को छोड़ने के लिए, वो प्रतिकर्ष कारक। और ऐसे कारक जिनके कारण कोई व्यक्ति किसी नए स्थान पर जाने के लिए आकर्षित होता हो, जो उसे आकर्षित करते हो, वो कहलाते हैं अपकर्ष कारक। जैसे वो बिल्कुल उलट हो जाएगा किसके? प्रतिकर्ष कारकों के। तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा, एक दूसरे के विपरीत है। और प्रतिकर्ष कारक क्या है? काम की अच्छी दशाएं, रहने सहने की अच्छी दशाएं, शांति वहां पर होगी, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होंगी, जीवन सुरक्षित होगा उनका, जलवायु रहने योग्य होगी। तो ये सब
कारक है, ये प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक है। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्तियां, मतलब किस समय जनसंख्या किस हिसाब से बढ़ रही थी, वृद्धि की क्या प्रवृत्तियां रही, तो वो बताना है आपको। तो यहाँ पर हम 4 पॉइंटों के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे और आसान है। तो पहला है, हम बात करें तो आज से लगभग 8000 से 12000 ईसा पूर्व, आज से लगभग 8000 से 12000 ईसा पूर्व जब कृषि का उद्भव हुआ था, कृषि शुरू की थी लोगों ने, तब जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था। पूरी दुनिया के अंदर 80 लाख जनसंख्या थी। जैसे ही हम एक शताब्दी तक आए, एक शताब्दी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, एक शताब्दी, तब उसकी आबादी कितनी हो गई, 30 करोड़ पूरे विश्व की। 16वीं और 17वीं शताब्दी में औद्योगिकरण के कारण विश्व की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। यहां पर बताना तीव्र वृद्धि, और इस वृद्धि की जो जनसंख्या कितनी हुई पूरे विश्व की, 55 करोड़। इसके बाद हम बात करें, चौथा आज का समय है। आज के समय विश्व के अंदर तकनीकी ज्ञान, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होने के कारण और साथ ही रोजगार के अच्छे साधन होने के कारण पूरी दुनिया की आबादी 700 करोड़ है। यानी जनसंख्या की जो वृद्धि की प्रवृत्तियां हैं वो अलग अलग रही हैं। यानी आज से ऐतिहासिक काल में जाएं 8000 से 12000 ईसा पूर्व तो कम थी, जनसंख्या बहुत कम बढ़ती थी, लेकिन जैसे ही हम औद्योगिकरण में आए और वर्तमान स्वरूप में आए तो हमारी आबादी की जो दर है वृद्धि की वो बहुत ज्यादा हो गई। तो इसी को कहते हैं जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न प्रवृत्तियां। अगला टॉपिक जो है वो है जनसंख्या की दुगनी होने की अवधि। जनसंख्या के अवधि के बारे में बताना है। तो यहां पर मैं बता देता हूं कि पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है पहली 1 करोड़ होने में, यानी शुरुआत की 1 करोड़ आबादी होने में हमारी पूरी दुनिया को 10 लाख वर्षों का समय लगा। यानी 1 करोड़ आबादी होने में 10 लाख वर्षों का समय लगा। वहीं मैं बात करूं मात्र 6 से 7 करोड़ आबादी होने में, यानी 100 करोड़ आबादी होने में, 1 करोड़ आबादी होने में 10 लाख वर्षों का समय, और 100 करोड़ आबादी होने में यानी 100 करोड़ आबादी बढ़ने में मात्र 12 वर्षों का समय लगा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चल रहा है कि हमारे दुनिया के अंदर जनसंख्या की दुगने होने की गति बहुत तेज है, और ये अधिकतर विकासशील देशों के अंदर बहुत ज्यादा है जहां पर जनसंख्या बहुत तेजी से वृद्धि कर रही है। तो ये है जनसंख्या की वृद्धि या फिर कहें दुगने होने की अवधि जो लगातार निरंतर तेज होती जा रही है। शुरुआत की 1 करोड़ आबादी होने में 10 लाख वर्षों का समय, और 100 करोड़ आबादी बढ़ने में जो थी 6 से 5 लाख तक की, वो 12 वर्षों में बढ़ गई। तो ये हम यहां पर समझ सकते हैं। अगला टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक जो है वो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हुई, मशीनों युग पैदा हुआ, और मशीनी युग के कारण रोजगार अच्छे हो गए। रोजगार के कारण लोगों को आसानी से कृषि करने में, रोजगार प्राप्त करने में, और इन सभी चीजों से क्या हुआ, व्यक्ति के उत्पादन में वृद्धि हो गई, जीवन स्तर अच्छा हो गया उनका, और अच्छे जीवन स्तर का उनके जीवन की प्रत्याशा पर प्रभाव पड़ा। यानी उच्च मृत्यु उसके आयु सीमा पर वो लंबे समय तक जीने लगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो पूरे दुनिया के अंदर जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण महामारियां जो थी और संक्रमण रोग, उसके अंदर भारी गिरावट आई, और लोगों के लिए टीके बनने लगे और टीकाकरण शुरू हुआ। इसके कारण स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो गई, स्वच्छता के कारण मृत्यु दर में कमी आ गई, और इससे क्या हुआ, परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया के अंदर जनसंख्या वृद्धि हुई। यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने तकनीकी के कारण महामारियों को कम किया, संक्रमण को कम किया, टीकाकरण शुरू कर दिया, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो गई, रोजगार मिल गए, और इसने जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे हम बात करें तो है जनसंख्या परिवर्तनों का प्रभाव, यानी किसी देश के ऊपर जनसंख्या परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बात करें तो देश के विकास पर प्रभाव पड़ता है, देश का विकास धीरे हो जाता है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। दूसरा, जनसंख्या का जो है ह्रास से सर्वाधिक गंभीर प्रभाव पड़ता है संसाधनों पर, यानी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, संसाधन उसके नकारात्मक रूप से बहुत बड़े स्तर पर यूज होने लगते हैं, जिनका हम प्रयोग फिर वो बहुत ज्यादा होता है, जिससे पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है, और जनसंख्या जो है संसाधनों पर
प्रभाव डालती है किसी भी देश की। इसके बाद जनसंख्या के कारण देश की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं, देश असुरक्षित हो जाता है। इसके बाद जनसंख्या परिवर्तन के कारण बहुत सारे देशों में, जैसे विकासशील देश इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया, या बात करें क्या कहते हैं दक्षिण अफ्रीका के देशों की, तो वहां पर एड्स जैसी महामारियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं, जिसके कारण क्या है, जनसंख्या परिवर्तन के ये प्रभाव पड़ते हैं किसी भी देश के ऊपर। तो ये है जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव। आगे हम बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण से आप क्या समझते हैं? जनांकीय संक्रमण, तो जनांकीय संक्रमण शब्द का प्रयोग किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या के भविष्य की जानकारी के लिए अनुमान लगाया जाता है। यानी किसी भी देश की जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाना जनांकीय संक्रमण कहलाता है। और जनांकीय संक्रमण जो है, ये सिद्धांत कहता है कि जैसे जैसे किसी भी देश की जनसंख्या खेतीहर समाज से निकलेगी, अशिक्षा से बाहर निकलेगी और समझदार होगी, तो वह जो है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से भी बाहर आ जाएगी। यानी वहां पर लोग, जब बच्चे कम पैदा होंगे और लोग मरेंगे भी कम, यानी उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से बाहर आ जाएगी जैसे जैसे उस जो है देश का समाज खेतीहर और शिक्षित होगा, या फिर कहें अशिक्षा से या खेतीहर से बाहर निकलेगा, तो वह वहां पर जन्म दर और मृत्यु दर कम हो जाएंगी। ऐसा कहता है जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। और ये सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत और परिवर्तन सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र भी कहलाता है। अब इस सिद्धांत के 3 रूप हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के, अगर हम उन तीनों को पढ़ लें तो उसी को हम कहते हैं जनांकीय चक्र। आगे हम बात करें तो एक बार फिर मैं इसको आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर देता हूं कि जनांकीय संक्रमण क्या है। जनांकीय संक्रमण जो है वो किसी भी देश की जनसंख्या के बारे में पूर्व अनुमान लगाना, कि जनसंख्या जैसे ही विकसित हो जाएगी तो वहां पर बच्चे भी पैदा कम होंगे, वहां पर महामारी भी कम हो जाएंगी और उद्योग भी हो जाएंगे। तो ऐसे अनुमान लगाना ही जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। और ये सिद्धांत ने ये बातें कही हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाओं की बात करनी है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाओं की व्याख्या करनी है। तो 3 अवस्थाओं की व्याख्या करने के अंदर हम सबसे पहले जो व्याख्या करेंगे वो करते हैं प्रथम अवस्था की। प्रथम अवस्था के समाज के बारे में बात करनी है। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत पूरी जो दुनिया है उसके समाजों को 3 भागों में बांट देता है। पहली अवस्था बताता है, ये ग्रामीण अवस्था बताता है, प्राचीन अवस्था, जब जनसंख्या जो है अशिक्षित होती है, वहां पर विकास के साधन नहीं होते, लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं और स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं होती है। तो उसके बारे में बताता है कि वहां पर जो लोग होते हैं ना, वहां पर उच्च प्रजननशीलता पाई जाती है और उच्च ही मरणशीलता पाई जाती है। यानी जन्म भी बहुत बच्चे लेते हैं क्योंकि नॉलेज होती नहीं है और ज्ञान होता नहीं है, और वहां पर बीमारियां भी बहुत होती है, जिसके कारण यानी प्रजनन भी बहुत अधिक होता है और मरणशीलता भी बहुत ज्यादा होती है। भोजन महामारी, मतलब भोजन कम होता है, महामारियों की अनिश्चितता होती है, इसके कारण लोगों की मौतें हो जाती हैं। जनसंख्या वृद्धि बहुत धीमी होती है, जितने पैदा होते हैं उतने ही मर जाते हैं, तो जनसंख्या वृद्धि दर बहुत धीमी होती है। अधिकांश लोग खेती में लगे हुए होते हैं, परिवार को ही धन मानते हैं, यानी सारा परिवार ही मानते हैं, इसलिए बच्चे भी पैदा ज्यादा करते हैं वो। और जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। जीवन प्रत्याशा मतलब आयु व्यक्तियों की, यानी वहां पर अधिकतर जो व्यक्ति हैं वो 60 से नीचे आयु में ही जो है मृत्यु हो जाती है उनकी, यानी जीवन प्रत्याशा कम होती है। प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर होता है, यानी वहां पर टेक्नोलॉजी तकनीकी का अभाव होता है प्रथम अवस्था के अंदर, जनांकीय चक्र के अंदर। ये जनांकीय चक्र की प्रथम अवस्था की विशेषता है। आगे हम बात करें द्वितीय अवस्था। तो द्वितीय अवस्था की विशेषता क्या है कि यहाँ पर जो है थोड़ा तकनीकी ज्ञान आ जाता है, लोग थोड़े शिक्षित हो जाते हैं। तो कह रहा है कि प्रारंभ में जन्म दर तो उच्च बनी रहती है, यानी शुरुआत में जैसे द्वितीय अवस्था होती है, शुरुआत में तो बच्चे पैदा ज्यादा होते हैं, लेकिन बाद में वो इसको कंट्रोल कर लेते हैं द्वितीय अवस्था में। और मृत्यु दर जो है घटती हुई दर से घटती है। आई मीन यहाँ पर जो लोग हैं ना, धीरे धीरे मृत्यु दर उनकी घटने लग जाती है। यानी पहले 100 लोग मरते थे, वहां पर मरेंगे अभी भी, लेकिन अब 90 लोग मरेंगे, फिर उसके कुछ समय बाद 70 लोग। इस तरीके से जो मृत्यु दर है वो घटती हुई दर से घटती है। इसके बाद हम बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं होती हैं यहाँ पर, थोड़ी बहुत, मतलब उसकी तुलना में अच्छी होती हैं, प्राथमिक अवस्था की तुलना में अच्छी होती हैं। और मरने वालों
मरने वालों में कमी आ जाती है, थोड़ी सुविधा अच्छी हो जाती है उसकी प्राथमिक तुलना की अवस्था, और जनसंख्या जो इसके कारण जनसंख्या में जो भी वृद्धि होती है वो शुद्ध वृद्धि कहलाती है। तो ये थी प्राथमिक अवस्था के बाद द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था ये इसकी विशेषता है। आगे हम बात करें तो ये हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है, और इससे पहले भी हमने एक पहला चैप्टर किया हुआ है। जिस किसी छात्र ने वो नहीं देखा है तो आई डिस्क्रिप्शन में आ रहे लिंक का प्रयोग करके वो जा सकता है, देख सकता है उस वीडियो को। आगे हम बात करें तो तृतीय अवस्था की। तृतीय अवस्था जो है अंतिम अवस्था भी कहलाती है, और इसके अंदर व्यक्ति के पास पर्याप्त ज्ञान होता है, शिक्षित हो जाता है, तो जिसके कारण क्या है, प्रजननशीलता यानी जन्म दर और मरणता यानी मृत्यु दर दोनों घट जाते हैं। जनसंख्या स्थिर हो जाती है और बहुत मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय व शिक्षित हो जाती है, तकनीकी ज्ञान होता है, विचार पूर्वक परिवार की जो जनसंख्या है उसको निर्धारित करते हैं, नियोजन करके परिवार को ये बढ़ाते हैं। लेकिन प्राथमिक अवस्था में परिवार को ही धन मानते हैं, लोगों को ही धन मानते हैं, इसलिए वहां पर जनसंख्या ज्यादा कर देते हैं। तो ये तीन अवस्थाएं बताई हैं जनानिकीय संक्रमण सिद्धांत ने, और ये तीनों अवस्थाएं जो होती हैं वो ये मॉडल आपको तीन अवस्थाओं का याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में इतना ही, कल एक और वीडियो में मिलेंगे और जानेंगे एक और नए चैप्टर के बारे में। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, और मिलते हैं अब हम नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।